जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज हिस्ट्री क्लास 7 की एनसीईआरटी की जर्नी को आगे बढ़ा रहा हूं। हम जैसा कि चैप्टर 2 स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से न्यू किंग और किंगडम्स उभर करके सामने आते हैं, नई-नई डायनेस्टीज सामने आती हैं। स्पेशली ये वह समय होता है जो 1200 ईस्वी का समय होता है। हम 1000 वर्षों के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब 1000 वर्षों के बीच में विशेष करके जो 12वीं शताब्दी का समय आता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे नए-नए डायनेस्टीज़ का उद्भव होता है, वे अपने चरम पर आते हैं। इसके साथ-साथ उसी समय आप देखेंगे कि एक और नई चीज़ आपको दिखाई देती है, नया विकास जो दिखाई देता है, वो होता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में लोगों ने काफ़ी व्यापक स्तर पर काम किया और संस्कृत साहित्य पर भी, तमिल साहित्य पर भी काफ़ी काम किया गया, जिससे हमारे जो अ, श साहित्य हैं, उनको काफ़ी समृद्धि मिली। अब हम यहाँ जब आगे देखते हैं, तो इस चैप्टर में जैसा कि हमने जो अध्ययन किया था, ये देखा था कि किस प्रकार से नए राजा अपना उद्भव सामने लेकर आ रहे थे, किस प्रकार से उनका उत्कर्ष हो रहा था। जैसा हमने एक सबसे बड़ा उदाहरण देखा कि ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण कुल से ताल्लुक रखने वाला राष्ट्रकूट वंश, जिसको दंतेदुर्ग ने स्थापित किया, जो पहले कर्नाटक में राज्य करने वाले चालुक्यों का सामंत हुआ करता था। अब हम उसी के आगे इस यात्रा को बढ़ाएँगे और यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि जो प्रशस्ति थी, वो प्रशस्तियाँ क्या थी और लैंड ग्रांट। तो प्रशस्ति और दान की गई भूमि और दान की गई भूमि। भूमि, ये है हमारा हेडिंग आज का। प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट। लैंड ग्रांट। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो प्रशस्तियाँ होती हैं, प्रशस्तियाँ कौन लिखता है? तो जो प्रशस्तियाँ हैं, प्रशस्ति का तो स्पेशल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। लेकिन ये वह प्रशंसा नहीं होती है जैसा नॉर्मल हम लोगों के बारे में कह देते हैं। ये प्रशस्ति एक विशेष प्रकार की प्रशस्ति होती है। इसमें पहले जो हमारे राजा हुआ करते थे, उनकी विजयों का उल्लेख करने के लिए, उनके अच्छे कार्यों का उल्लेख करने के लिए, उनके वंशावलियों का उल्लेख करने के लिए, उनके जो दरबारी कवि होते थे या लेखक होते थे जिनको वो पर्टिकुलर हायर करते थे, वे उनके बारे में प्रशस्तियाँ लिखते थे। जिसमें राजा की विजयों का वर्णन किया जाता था, राजा के कुल यानी उनकी वंशावलियों का वर्णन होता था, राजा के कार्य होते थे। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या ये जो प्रशस्तियाँ हैं, ये 100% हमें सही जानकारी उपलब्ध कराती हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रशस्तियाँ विशेष रूप से उन लोगों के द्वारा लिखी गई होती हैं, जो राजा के अंश पर अपना जीवन जी रहे होते थे। यानी राजा जिनको सैलरी देता था, जिनको तनख्वाह देता था या उसके बदले लैंड दान में देता था। जो लेखक उनकी सिर्फ़ प्रशस्तियाँ ही नहीं लिखते थे, उनके अकाउंट्स भी देखते थे, उनके रिचुअल्स को भी देखते थे। इसके साथ-साथ जब जब भी समय ऐसा अवसर आता था कि जहाँ उनको अ, उन ब्राह्मण से लैंड ग्रांट के बदले उनको किसी बड़े प्रकार की सेवा की आवश्यकता है, जैसे कि धन की बात की जाए या धन के साथ-साथ मानव बल की बात की जाए या सेना की बात की जाए, तो वहाँ भी ये ब्राह्मण्स उनके काम आते थे। तो ये प्रशस्तियाँ जो लिखी जाती थी, वह पूरी तरीके से सत्य नहीं होती थी। इसमें राजा के बारे में बहुत सारी बातें बढ़ा-चढ़ा कर के भी लिखी गई होती थी। अब इनसे हम ये चीज़ जो है इतना तक हम कह सकते हैं कि राजा के ये प्रशस्तियाँ लिखवाने का जो अर्थ होता था, उसके पीछे जो उनका मकसद होता था, वो मकसद ये होता था, वे लोगों के बीच में अपने आप को एक विशेष तरीके से दिखाना चाहते थे।
वो चाहते थे कि उनके बारे में जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं, वह भी जाने कि वे किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले हैं। तो इसलिए प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी, हालाँकि ये 100% नहीं होती थी। राजा की बुराई हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम राजा के द्वारा दिए गए धन पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो बातें गलत भी हैं, हम उसका उल्लेख नहीं करेंगे या अपने राजा की बढ़ा-चढ़ा करके उसके बारे में हम लिखेंगे या कहेंगे। तो इस प्रकार से प्रशस्तियों की रचना की गई है। प्रशस्तियाँ जब भी लिखी जाती थी, तो यह विशेष करके किसी ताम्रपत्र पर लिखी जाती थी, रजत पत्र पर लिखी जाती थी। कभी-कभी तो ऐसा भी लिखा जो है देखा गया है कि प्रशस्तियाँ शिलालेखों पर भी प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से ये प्रशस्तियाँ लिखने का सिलसिला था। आज भी आप देखेंगे कि जो हायर सिविलियन अवार्ड है, जब वह किसी भारतीय नागरिक को दिया जाता है तो एक प्रशस्ति पत्र उसके साथ में होता है। वो प्रशस्ति पत्र यही होता है कि उनके कार्यों का उल्लेख उसमें होता है कि उन्होंने किस क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। तो यह दर्शाया जाता है उसमें प्रशस्ति में। इसी प्रकार पहले भी प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी जो राजाओं के लिए उनके लेखक या उनके दरबारी कवि लिखते थे। इस प्रकार से प्रशस्तियाँ लिखी जाती थीं। अब एक उदाहरण हम अगर दें तो नागभट्ट आता है। नागभट्ट नागभट्ट ने एक प्रतिहार वंश के राजा का वर्णन किया है। प्रतिहार का जब वो वर्णन किया है तो प्रतिहार के राजा के बारे में क्या लिखता है? किसका वर्णन किया है? प्रतिहार। प्रतिहार। तो वह लिखता है कि प्रतिहार का जो वह राजा था, जब वह राजकुमार ही था, यानी जब वह राजा बना भी नहीं था, तब सिंध क्षेत्र के लोग, विदर्भ क्षेत्र के लोग, विदर्भ मराठा क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र, वहाँ के लोग, सिंधव यानी कि सिंध क्षेत्र, यहाँ के राजाओं ने उसके सामने नतमस्तक कर दिया। वो उसके आगे घुटना टेक दिए, सरेंडर कर दिए। कब? जब वह एक राजकुमार ही था। और बाद में जब वह राजा बनता है तो उसने गुजरात में भी अपना शासन किया, वहाँ के राजाओं को हराया, उसने उत्कल, उड़ीसा के राजाओं को हराया, उसने विदर्भ के राजाओं को हराया। तो उस तरीके से बहुत बड़ी-बड़ी बातें इन प्रशस्तियों में हमें देखने को मिलती हैं। ये जो नागभट्ट के द्वारा लिखी गई जो प्रशस्ति है प्रतिहार वंश से संबंधित, इसकी प्राप्ति हमें कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। एमपी के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में मिला है नागभट्ट प्रशस्ति। जिले में वहाँ से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं समाप्त होता है, अब बात आती है लैंड। जब लैंड ग्रांट किया जाता था, जब एक राजा लैंड किसी ब्राह्मण को दान में देता था, तो बहुत सारी बातें भी ताम्रपत्र पर लिखी जाती थी। जैसे राजा का उल्लेख, जिस ब्राह्मण को दिया जा रहा है उस ब्राह्मण का उल्लेख, उनसे उसके वंशावली का उल्लेख, कुल का उल्लेख, उसी प्रकार राजा की वंशावली का उल्लेख, राजा के लिए उस ब्राह्मण ने किस प्रकार का कार्य किया, जिस वजह से राजा उसको वह भूमि दान स्वरूप दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कई सारी बातों का, कई तथ्यों का उल्लेख एक ताम्रपत्र पर किया जाता था, जो बाद में ब्राह्मण को दे दी जाती थी। तो इस प्रकार से प्रशस्ति और लैंड ग्रांट चलता था। अब इसके बाद आता है वारफेयर वेल्थ। वारफेयर वेल्थ क्या है? वारफेयर वेल्थ जब आप देखेंगे यानी युद्धों के लिए धन। तो युद्धों के लिए धन की प्राप्ति कहाँ से होती थी? युद्धों के लिए धन की प्राप्ति के लिए राजाओं को आप देखेंगे कि विशेष करके उनका जो टारगेट होता था, उनकी टारगेट होती थी बड़ी-बड़ी मंदिरें। क्योंकि जो मंदिरें होती थी, मंदिरें एक बहुत बड़े बैंक का काम करती थी। वो बैंकर्स होते थे, मंदिर के जो पुजारी होते थे या मंदिर को चलाने वाली जो संस्था होती थी। और मंदिर एक ऐसा स्थान था जहाँ पर क्षेत्रीय और राजसी धन को रखा जाता था। तो यहाँ पर राजाओं ने विशेष करके उनका जो टारगेट होता था, उनका टारगेट होता था मंदिरों पर आक्रमण करना। और मंदिरों पर आक्रमण करके वो बहुतायत
धन को इकट्ठा कर लेते थे। इसलिए आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर जो डायनेस्टीज़ हैं, उनके विकसित होने का पर्टिकुलर एरिया आपको दिखाई देता है। वो पर्टिकुलर एक रीजन में जो है विकसित हुई, वहाँ पर वो एस्टेब्लिश हुए, वहाँ पर उन्होंने अपना विस्तार किया और वहाँ से विस्तार करने के बाद में उन्होंने अगल-बगल के जिन भी क्षेत्रों को उनको लगता था कि वो अपने अधीन कर सकते हैं, उसको करने का प्रयास किया। उदाहरण अगर आप देखें तो आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जब अ, चाहमान वंश, जिसको हम बाद में चौहान वंश के नाम से जानते हैं, चाहमान वंश जिनका शासन क्षेत्र जो था वो कहाँ का था? शासन क्षेत्र था दिल्ली और अजमेर। अब दिल्ली और अजमेर में शासन करने के दरमियान उन्होंने सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों पर नहीं शासन किया, इनके अगल-बगल भी उन्होंने शासन किया और शासन करने की कोशिश की, अपने क्षेत्र का भी विस्तार करने का प्रयास किया। जब ये गुजरात की तरफ जाते हैं, यानी इन्होंने पूरब और पश्चिम दोनों तरफ इन्होंने अपना विस्तार करने का प्रयास किया। गुजरात की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इनको रोक दिया जाता है। फिर जब ये इधर आते हैं वेस्ट उत्तर प्रदेश की तरफ तो यहाँ पर इनको गढ़वालों के द्वारा रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार से राजाओं ने अपनी पर्टिकुलर रीजन को देखते हुए, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से देखते हुए ऐसे क्षेत्रों पर डायनेस्टीज़ का विकसित होना और वहाँ से बाहर निकल कर के अपना विस्तार करना देखा जाता है। अब इसके साथ-साथ आप एक और चीज़ भी देखेंगे कि महमूद गज़नी, जो कि अफ़गानिस्तान से भारत आया था, उसने टोटल 33 वर्षों तक शासन किया, 997 से लेकर के 1030 ईस्वी तक महमूद गज़नी। महमूद गज़नवी जो कि गज़नी से आया था, गज़नवी, जो गज़नी अफ़गानिस्तान से भारत आया। अफ़गानिस्तान से भारत आया। उसने 997 से लेकर के 997 से 1030 वर्षों तक शासन किया। उसने टारगेट किया गुजरात का सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर में उसने इतना खजाना लूटा कि उसको ले जा करके उसने अपने देश में अपनी राजधानी को विकसित करने में लगाया और उसकी इच्छा थी कि वो जो उसने कार्य किए, उसने प्रतिवर्ष उसने पूरे सेंट्रल एशिया पर शासन किया और यहाँ तक कि उसने ईरान पर भी शासन किया। संपूर्ण सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, दोनों जगह उसने शासन किया। ईरान, इसके साथ-साथ वह हर साल पूरे सब कॉन्टिनेंट पर वह छापे मारता था। छापे मारने का उसका उद्देश्य यही होता था, पहली बात लोगों के बीच में दहशत का पैदा करना, दूसरी बात धन का कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो यह उसका शुरू से ये कार्य रहा और बहुत सारे ऐसे भारत में लुटेरे आए जिनका कार्य सिर्फ़ यही होता था कि भारत से धन को लूटा जाए। इसलिए ज़्यादातर जो हमले किए गए, जो आक्रमण किए गए, वो भारत में मंदिरों पर किए गए। सबसे ज़्यादा आक्रमण मंदिरों पर किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। तोड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि वे हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे, सनातन को नष्ट करना चाहते थे। ये उनका सेकेंडरी कारण था। प्रथम कारण जो उनका था वो धन लूटने का था। क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया था जब 1 राजा, 2 राजा, 3 राजा भारत के मंदिरों को लूट करके और भारी मात्रा में खजाना को लेकर के वो अपने देश जाता है, पलायन करता है। तो यह खबर लगभग अरब देश में या अफ़गानिस्तान जैसे क्षेत्रों में फैली। तो वहाँ से उनको सुन कर के अन्य जो राजा हुए वो भी इंस्पायर हुए कि भारत अगर इतना धनी देश है, तो भारत में हम भी चल कर के अपनी किस्मत को क्यों ना आज़माएँ? और उन्होंने आज़माया भी। तो अब इसके बाद जब मोहम्मद गौरी को आप देखिए, मोहम्मद गौरी ने भी यही काम किया। मोहम्मद गौरी जो कि 18 बार जो है 17 बार 18 बार लड़ाई करता है पृथ्वीराज चौहान से, वो 1191 में आप ये नोट कर लीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध, 2 युद्ध हुआ था। पहला हुआ था 1191 में तराइन का, दूसरा युद्ध
ये हुआ था 1192 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, याद रखिएगा, इनसे पहले भी पृथ्वीराज चौहान हुए हैं। जो मशहूर पृथ्वीराज चौहान है वो तृतीय के नाम से जाने जाते हैं, यानी जो तीसरे नंबर पर पृथ्वीराज चौहान हुए। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के ही बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वह हार जाता है। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए, जितने भी लुटेरे आए, उनका प्रथम उद्देश्य, प्रथम मकसद होता था भारत के मंदिरों के ऊपर आक्रमण करना, वहां से धन का कलेक्शन करना। तो इस प्रकार से ये वॉरफेयर वेल्थ इस प्रकार से कलेक्शन उनका किया जाता था। उसके बाद जब आप और अधिक आगे देखेंगे तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? हाँ, और इसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलता है वो क्या, कि हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने काफ़ी कुछ इनके ऊपर लिखा, मगर एक सबसे बड़ी और ख़ास बात ये होती है कि 12वीं शताब्दी में जहाँ एक तरफ साहित्य का बहुत बड़ा वर्ग विकसित हो रहा था, संस्कृत साहित्य विकसित हो रही थी, तमिल साहित्य विकसित हो रहा था, संगम वंश की संगम एक संस्था की, तमिल साहित्यिक संस्था की स्थापना की जा रही थी। तो ठीक उसी समय एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है कि एक दूसरा लेखक कवि कल्हण, कल्हण आप याद रखिए नाम, कल्हण, जिसने कश्मीर पर राज कर रहे राजा के बारे में 12वीं शताब्दी तक के इतिहास को लिखा, जो कि पूरी तरीके से संस्कृत में लिखी गई है, और उस पुस्तक का जो नाम है वो है राज तरंगिणी। क्या नाम है? राज तरंगिणी। कल्हण ने लिखा है इसको, राज तरंगिणी। ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई, 12 शताब्दी में लिखी गई, और इसमें विशेष करके उस समय तक इसने जब रचना प्रारंभ की कल्हण ने, तो कल्हण ने क्या किया, इसने बहुत सारे सोर्सेस का, यानी डिफरेंट रिसोर्सेस का इसने यूज किया, डिफरेंट सोर्सेस, जैसे इंस्क्रिप्शन आए, इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ साथ आई विटनेस, आई विटनेस। तो इन सभी चीजों को उन्होंने मिक्स किया, जो आंखों से अपने देखा, जो इंस्क्रिप्शंस से हम उनको जानकारियां प्राप्त हुई, जो डॉक्यूमेंट्स से उनको तथ्य प्राप्त हुए, उन सभी चीजों को उन्होंने संकलित करके एक संस्कृत ग्रंथ की रचना की, जिसको राज तरंगिणी के नाम से हम जानते हैं। संस्कृत ग्रंथ राज तरंगिणी, इसकी रचना उन्होंने की। अब एक खास बात जो इनके बारे में मिलती है वो यह मिलती है कि जैसे अन्य कवि विद्वान या जो लेखक लोग थे वो अपने राजाओं के पक्षधर ज्यादा हुआ करते थे, यहाँ पर ये जो है राजाओं की अन्य लेखकों की अपेक्षा ये आलोचनात्मक कवि थे। क्या थे ये? एक आलोचनात्मक कवि थे। आलोचनात्मक, आलोचनात्मक लेखक थे। इनका अपने राजा के, इनकी पॉलिसीज से
या उनकी विजयों से इनका कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, जो इनको इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से तथ्य मिले, जो डॉक्यूमेंट्स से इनको तथ्य मिले, उन्हीं सभी चीज़ों का इन्होंने रचना किया, जिसका जो संस्कृत ग्रंथ था नाम था राजतरंगिणी, 12वीं शताब्दी में लिखा गया, कल्हड़ ने लिखा, और इसका जो बेस था वह आधार था कश्मीर का राजा, आधार था कश्मीर किंग। तो कश्मीर किंग पर इन्होंने अपनी राजतरंगिणी की रचना की। अब इसके बाद जो हम चर्चा कर रहे थे, जिसकी हमने बात किया था महमूद गजनवी की। अब महमूद गजनवी एक इतना महत्वाकांक्षी लुटेरा था कि जो उसने भारत को लूटा, उसने धन का अर्जन किया, तो वह चाहता था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जो उसके बारे में और अधिक कुछ लिखे, जिसको लोग दूर देश तक भी लोग जान सकें। तो उसने क्या किया, उसने अलबरूनी को नियुक्त किया। अलबरूनी जो कि एक अरबी लेखक है, मैं उसका नाम मेंशन कर देता हूँ, अलबरूनी। अलबरूनी क्या है, एक अरबी लेखक है, अलबरूनी। अलबरूनी अलबरूनी एक अरबी लेखक है, इतिहासकार। इसने जिस पुस्तक का नाम लिखा उसको किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है, किताब उल हिंद, किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है। और यह किताबुल हिंद आगे चल के इतिहास का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक जो रचनाएँ इसने की हैं, वह मेल-जोल खाती हैं। अब बात ये है कि चूँकि वह एक राजा के द्वारा, वो भी खूंखार लुटेरा राजा के द्वारा नियुक्त किया गया था, तो संभवतः यह बात सत्य है कि वह 100% सत्य तो नहीं लिखेगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो बातें हैं वो तथ्यात्मक होंगी। तो इस प्रकार जो आज अभी हमने देखा, वो क्या देखा? वॉरफेयर, लैंड ग्रांट्स। हमने ये देखा, प्रशस्ति देखा, लैंड ग्रांट देखा, वॉरफेयर वेल्थ देखा कि किस प्रकार से धनार्जन किया जाता था युद्धों के लिए, और युद्धों का के लिए धनार्जन करने का सिर्फ 2 ही रास्ता था। इसमें सबसे पहला मार्ग जो मैंने आपको बताया, मंदिरों पर आक्रमण करना, उनको लूटना, क्योंकि मंदिर बैंकर्स का काम करते थे, उनके पास धन काफ़ी अधिक मात्रा में होता था, इसलिए सबसे पहले मंदिरों को लूटा गया। दूसरा टारगेट होता था जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनको उनके ऊपर आक्रमण करके उन पर आधिपत्य जताया जाए, ताकि वहाँ से ज़्यादा संख्या में लोगों की, यानी कि सैनिक के रूप में एक मनोबल प्राप्त हो सके, और धन एक अलग से। तो इस प्रकार आज हम इस चैप्टर के इस पॉइंट को, इस हेडिंग को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। हालाँकि ये चैप्टर अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है। हम इसकी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में नए हेडिंग के साथ, नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई जारी रखें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।